Hello everyone, welcome to our YouTube channel Step Up JEE. Myself Ritik Bhati, I am pursuing BTech from NIT Jalandhar. I will be teaching you dynamics and mechanics portion will be covered by Jaswant sir. So let's start with our first topic in modern physics, that is photoelectric effect. अब सबसे पहले हमें फोटो इलेक्ट्रिक, कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले उस टॉपिक का हमें मतलब पता होना चाहिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो का मतलब होता है कोई भी थिंग जो कि लाइट से रिलेटेड हो। जैसे आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ भी लाइट की वजह से ही खिंचती हैं। इवन अगर मैं फोटोसिंथेसिस बोलूँ तो जो लाइट की वजह से खाना सिंथेसाइज होता है प्लांट्स के अंदर वो। और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कि जो लाइट आ रही है उसकी वजह से मैं जो मेरी नॉर्मल लाइट्स जो मैं घरों में यूज़ करता हूँ उसमें कैसे करंट जनरेशन होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं लेमन टर्म्स में, सबसे पहले लेमन टर्म्स में समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर होता क्या है। तो अगर एक ये मेटल सरफेस है, ओके, सो लेट्स एज्यूम दिस इज अ मेटल सरफेस, और यहाँ पे आपको तो पता ही होगा जो मेटल होता है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। कंडक्टर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हीट। So metal has free electrons. This is the atoms which are stable and these are the free electrons. So when light comes or strikes the metal surface, if it is sufficiently high, it will remove the loosely bound electron. Okay? तो यहाँ पे लाइट आई और उसने क्या करा भाई, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो ये सिंपल भाषा में अपना क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब थोड़ा सा किताबी भाषा की बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले पढ़ते हैं फोटोन होते क्या है। हम फोटोन फोटोन करते रहे लेकिन फोटोन क्या होता है? फोटोन होता है हमारा एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, अब फोटोन की प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर लेते हैं कि फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ नोट कर सकते हो, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। देखो, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको लगेगा कि यार अब तो मुझे समझ में आ जाएगा, बट आप किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाओगे, जब आपको एक टाइम हो जाएगा 1 महीना 2 महीना, तो आप चीज़ों को क्या करोगे, भूलने लगोगे। तो इसलिए शॉर्ट अपने ही नोट, ये नहीं तुम्हें एकदम पूरा लॉन्ग नोट्स बनाने, आपको क्या करने हैं, छोटे छोटे अपने टर्म में, ताकि हमें समझ में आए। नोट्स दूसरे को नहीं समझाने, अपने आप को समझाने हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि फोटोन जब स्ट्राइक करता है तो इलास्टिक कोलिजन करता है। इलास्टिक कोलिजन विल बी देयर व्हेन फोटोन स्ट्राइक्स विद इलेक्ट्रॉन। सेकंड प्रॉपर्टी कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब ये भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो उसको इफेक्ट नहीं करेगी। जैसे अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो डेफिनेटली क्या होगा, उसको डेविएट कर सकता है उसके पास से। मैग्नेटिक फील्ड हुई तो भी डेविएट कर सकता है। ओके, थर्ड होता है अपना कि एनर्जी कितनी होती है इसकी। एनर्जी को हम डिनोट करते हैं एच म्यू से। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻³ 34, और ये म्यू, म्यू मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वे एच की वैल्यू 6.626 रट लेते हैं, लेकिन वो यूनिट तो याद करते ही नहीं है और पेपर में आ जाता है यूनिटी। और वहीं पे क्या होता है, जहाँ पे हम सोचना बंद करते हैं वहाँ से ही जेई सोचना स्टार्ट करता है अपने क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए, और वो बहुत ही बेसिक बातें होती हैं जो लोग स्किप करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जूल सेकंड, यूनिट किसकी होगी, एच की। अब इसको मैं आगे और भी चेंज कर सकता हूँ, एच म्यू को एच सी बाई लेमडा करके। अब यहाँ पे सी क्या है भाई, सी होता है मेरी स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आपको पता ही है 3 × 10⁸। नहीं पता है तो अब पता चल गई है, आगे नहीं बोलेंगे हम। 3 × 10⁸। और लेमडा, व्हाट इज योर लेमडा? दिस इज योर वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और देखते हैं कि फोटोन, देखो हमने अभी तक पढ़ा है, जो हम स्टार्टिंग में मैकेनिक्स पढ़ते हैं या फिर आप पढ़ोगे, उसके अंदर हमने पढ़ा है कि एवरीथिंग हैज़ मास,
विच एग्जिस्ट, मतलब जिस चीज़ का भी एग्जिस्टेंस है उसका मास है। लेकिन फोटोन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका रेस्ट मास 0 है। रेस्ट मास मतलब कि जब तक ये चल रहा है तब तक तो एग्जिस्टेंस में है, बट जैसे ही ये रुक जाएगा क्या हो जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि फोटोन का रेस्ट मास कितना है, 0। ये आपकी क्या आएगी, फोर्थ प्रॉपर्टी, रेस्ट मास। ठीक है, नोट करते जाओ, अपने अपने नोट्स बनाते रहो, शॉर्ट नोट्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो चल रहा है, देखो एक कमाल की चीज़ और है, देखो यही तो फिजिक्स का कमाल है, इसलिए तो फिजिक्स से प्यार है कि मास 0 है, रेस्ट मास 0, मास को डिफाइन भी नहीं कर रहे हैं, मास की बात भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी इसका मोमेंटम भी आता है भाई। अब इसका मोमेंटम कैसे निकालेंगे, हमने तो पढ़ा है कि मोमेंटम क्या होता है, m/v। मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, जब भी मैं नॉर्मल मोमेंटम बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वो लीनियर मोमेंटम है। तो इसका मोमेंटम भी आता है। मोमेंटम कैसे आता है भाई, इसका यहीं पे लिख लेंगे, p = h/λ। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कहीं पे भी, तो आप या आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी जा सकते हो। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ, जो कि क्या होगी अपनी 5th प्रॉपर्टी। आई थिंक आपने ये सब नोट कर लिया होगा। 5th प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ाता हूँ, कोई भी एक मैं लाइट यूज़ कर रहा हूँ, स्पेसिफिक लाइट यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो इंटेंसिटी बढ़ाने से लोग सोचते हैं, जैसे सपोज करो ये मेरा मेटल सरफेस है। स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जब एक लाइट आ रही है, एक सफिशिएंट एनर्जी समझ रहे हो, जैसे सपोज करो ये मेरा मेटल सरफेस है, ओके, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये इससे बाइंड है किसी एनर्जी से ही। कोई भी चीज़ घूमती है उसके, आपने पढ़ा होगा शेल में, अगर लास्ट शेल में भी घूम रही है तो कुछ ना कुछ एनर्जी है। अगर मैं उसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड करा दूँ तो क्या हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा, है ना। उसका ऋण अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, जैसे अगर किसी का कर्जा है, एक पहले ज़मानों में क्या होता था, किसान कर्जे ले लेते थे या गरीब आदमी कर्जा ले लेता था, तो वो उसी के काम करता रहता था उस कर्जे की वजह से। अगर कोई बंदा उसका कर्जा चुका दे वहाँ जाके, तो वो किसान क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा और वो अपना खुद का काम करने लगेगा, कहीं और चला जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, एटम के चारों तरफ घूम रहा है, वो भी लूजली बाउंड है, तो ओके। तो कुछ एनर्जी इसकी, अगर मैंने उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी इसको दे दी तो इधर से निकल जाएगा। तो वो कुछ एक मिनिमम एनर्जी होती है और उसको ही बोलता हूं मैं वर्क फंक्शन। क्या जी, वर्क फंक्शन। इसको डिनोट किससे करते हैं, फाई से। हर मेटल का डिफरेंट क्या होगा, वर्क फंक्शन होगा। ये चीजें तो आप कैसे समझ सकते हो, देखो अगर सपोज मैं बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281। तो Na, इधर पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, इधर पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स और इधर पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इसके साथ जो इंटरेक्शन होगा वो कुछ एक स्पेसिफिक होगा, सर्टेन होगा। और अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, सेम होगा, बट लास्ट में क्या होंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनके साथ थोड़ा ज़्यादा अफेक्शन होगा, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, समझ रहे हो। तो इसका रेडियस भी आपको पता है थोड़ा छोटा होगा, इसका रेडियस बड़ा होगा। तो किसको निकालना ज़्यादा ईजी है, सोडियम वाले को। क्यों, क्योंकि सोडियम वाले को जैसे ही मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो उधर पे क्या होगा, 2-8 नोबल गैस कन्फिग्रेशन, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। हर कोई अपनी लाइफ में क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। तो सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देने से स्टेबिलिटी मिल रही है, और वहीं पे अगर मैं सोडियम मैग्नीशियम की बात करूँ तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए वर्क फंक्शन भी क्या होंगे, सारे मेटल्स के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब अपनी बात पे वापस आते हैं, जब मैं बात कर रहा था इंटेंसिटी की, क्योंकि इंटेंसिटी से पहले मुझे वर्क फंक्शन समझाना जरूरी था। तो इंटेंसिटी की बात करते हैं। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो जो वेव थ्योरी थी वो क्या कहती है, वेव थ्योरी कहती है कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो जो वेव आ रही है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। लेकिन जो मेरा पार्टिकल नेचर जो कहता है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दूं, अगर उसकी वेवलेंथ फिक्स है तो उसकी एनर्जी बढ़ने ही नहीं वाली। जैसे कि यहाँ पे समझते हैं, यही मेरा मेटल सरफेस है, इसी से ही समझेंगे हम। तो इसका सपोज करते हैं, इसका वर्क फंक्शन है 2 eV, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपको मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप समझ लीजिए यूनिट ऑफ क्या है, एनर्जी।
समझाऊंगा इसको, जूल में इसका रिलेशन होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए। जो आपको अभी बताया जा रहा हूँ बस उसको एक बार ध्यान से सुनते रहिए कहानी की तरह, और जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगे वहाँ पे नोट करते रहिए साथ साथ में। तो वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे लाइट आई जिसकी एनर्जी थी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसका ऋण कितना है, मतलब इसका जो इसने जो कर्जा ले रखा है वो कितना है 2 EV, और ये लेके आया भाई 1.5 EV, तो भाई ये तो फ्री हो ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये एनर्जी भी नहीं लेगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ भाई 1 2 3 4 मैंने अब लाइट्स मतलब जो मेरी इंसिडेंट लाइट्स हैं उनको मैंने बढ़ा दिया है, उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी को बढ़ाना बेसिकली। तो मैंने 1 2 3 बहुत सारी बढ़ा दी। अब आप लोग बोलोगे कि 2 या 3 लाइट्स आके मिल जाएंगी, 2 या 3 फोटॉन्स आके मिल जाएंगे और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे। बट ऐसा नहीं होता है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 फोटॉन्स आएंगे और एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे यही हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चाहे 2 भेज दूँ, 10 भेज दूँ, 10,000 भेज दूँ या 10 करोड़ लाइट्स भेज दूँ, यहाँ पे एमिशन नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा। वहीं पे अगर मैं बोलूँ एक, ये तो ए केस हो गया मेरा। अब बी केस क्या कहता हूँ मैं, कि मेरी एक लाइट आ रही है जिसका सिर्फ सिंगल लाइट बोल रहा हूँ मैं, सिंगल लाइट आ रही है, सिंगल फोटोन आ रहा है मेरा, सिंगल फोटोन आ रहा है 2 EV या मोर देन 2 EV का, तो वो क्या होगा, यहाँ पे एमिशन होगा। हाँ जी भाई एमिशन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, अब अपनी इस बात के ऊपर आते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या मेरा एमिशन पे कोई फर्क पड़ेगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, अगर एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, आपका एमिशन नहीं होगा। लेकिन वहीं पे एक बात आई थी अपनी, ये बात बोली जाती है पार्टिकल नेचर के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं वेव नेचर के अंदर, तो वेव नेचर के अंदर क्या बोला जाता था, जो पहले थ्योरीज जो थी उसके अंदर ये बोला गया था कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो मेरी एनर्जी भी बढ़ती है। तो थ्योरीज क्या कहती थी उस टाइम पे कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो एक टाइम बाद इलेक्ट्रॉन मेरा निकल जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स जब किए गए तो ऐसा तो हुआ ही नहीं, इसलिए ही तो ये वेव थ्योरी को यहाँ पे हटा दिया गया था। नहीं तो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या बोला गया था, वेव थ्योरी। लेकिन बाद में हमारे एक हर्ट्ज साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बोला था कि जो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो मेरा वेव नेचर नहीं, वो मेरा पार्टिकल नेचर शो करता है। किसका, लाइट का। बल्कि अब तो हमें पता है लाइट क्या है, ड्यूअल नेचर है। वो आपको मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि वो ड्यूअल नेचर कैसे होता है, क्यों होता है, प्रूफ करके बताऊंगा मैं आपको। तो अभी आप इतना समझ लीजिए, जब वेव थ्योरी थी इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है, बोर्ड्स में भी आ जाता है, इवन आपका जेई में भी आ जाता है, कहीं ना कहीं से थ्योरी वाइज क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है ना। सो आप इसको अपने पॉइंट्स में लिख सकते हो कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी। ये किसके अंदर था, वेव थ्योरी के अंदर। अगर ऐसा होता तो मेरा इलेक्ट्रॉन निकलता ना, लेकिन वो तो नहीं निकला। इसका मतलब वो क्या है, मेरी पार्टिकल वाली थ्योरी को फॉलो करता है। ठीक है, एक चीज़ और बोली गई थी जब मेरे इसको वेव थ्योरी के अंडर रखा गया था, जब इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो वहाँ पे एक बात और बोली गई थी कि जब मेरी वेव आ रही है या मेरा फोटोन आ रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, इंस्टेंट नहीं निकलता है वो इलेक्ट्रॉन, वो थोड़ा टाइम लेता है। क्योंकि जब वेव आ रही है तो वो क्या होगा, पूरे सरफेस से स्प्रेड होती है, तब जाके एनर्जी मेरे इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी, तब जाके निकलेगा। इसका मतलब वेव थ्योरी क्या कहती थी कि जब इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा तो उसमें थोड़ा टाइम डिले होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स करे गए तो उसने 10⁻⁻7 सेकेंड्स, मतलब आप सोच रहे हो 1 सेकंड का समय ही बहुत कम होता है हमारे में, पलक झपकूंगा इतने में 2 सेकंड निकल जाएगी। लेकिन 10⁻⁻7 सेकंड्स के अंदर अंदर लाइट आएगी और इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। ये इतना फास्ट होता है। तो इसने यहाँ पे भी इसको वेव थ्योरी को फेल किया था। तो आप अपने पॉइंट्स में आई थिंक लिख रहे होगे, बहुत ज़रूरी है लिखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहले इसको मैं बोर्ड को रब कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ यार, है ना। सो आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो देख ली है, फोटॉन्स की भी देख ली आपने, सिंपल भाषा में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देख लिया। अब एक बार एग्जैक्ट देखते हैं, डीपली देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर होता कैसे है। तो देखो, ये है आपकी एक गैस ट्यूब या फिर वैक्यूम ट्यूब। यहाँ पे 2 प्लेट्स लगी हुई हैं, ये है मेरी कैथोड, दोनों मेटल प्लेट्स हैं, और ये है मेरी एनोड। दिस इज योर एमीटर एंड दिस इज योर
सोर्स, डीसी सोर्स, जहाँ से मैं सोर्स नहीं बेसिकली एक बैटरी है, ठीक है। इसका मैं रोल आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मुझे गैस ट्यूब क्यों लेनी पड़ी, तो ये इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि जैसे सपोज करो मेरे इलेक्ट्रॉन है, अब वो यहाँ से निकल तो गया और वो रास्ते में जा रहा है, अगर इसको कोई और अदर पार्टिकल मिल गया और उससे वो कोलाइड हो गया तो वो इधर उधर डेविएट हो सकता है, जिससे मुझे एग्जैक्ट रीडिंग्स वगैरह मुझे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मुझे एक आइडियल कंडीशन क्रिएट करनी पड़ी वैक्यूम, ताकि इसके अंदर कोई पार्टिकल ना रहे और मैं एग्जैक्ट जो चीज़ें मुझे रिकॉर्ड करनी है वो मैं कर पाऊँ। तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे क्या आया, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई और इसने क्या करा, हाँ सफिशिएंट हाई एनर्जी, ठीक है, जिसने कि यहाँ से क्या निकाला, वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए जो इंसिडेंट की है, तभी यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। ये बात आप थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो यहाँ पे जाके टकराएगा, यहाँ से निकला और यहाँ पे जाके, और यहाँ पे तो मेरा वायर है ही है। तो क्या बताइए, मेरा क्या सर्किट कंप्लीट हो जाएगा क्या, अगर यहाँ पे मैं, वैसे तो मैंने एमीटर लगा रखा है, अगर मैं कोई छोटा बल्ब लगा दूँ तो बल्ब ग्लो करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया ना। सर्किट के हिसाब से क्या होगा भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करता है भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है आपका ऐसे, नहीं इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से, फिर से स्टार्ट करूँगा भाई, मज़ा नहीं आया। तो आप लोगों को मैंने अभी अभी बेसिक्स बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, इवन फोटोन्स के बारे में तो मैंने आपको सब कुछ ही बता दिया ऑलमोस्ट, जितनी आपको रिक्वायर्ड है फॉर जेई, इवन फॉर बोर्ड्स, इवन फॉर जेई मेंस, इवन फॉर योर जेई एडवांस, इवन फॉर योर नीट। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जो कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब देखा गया था या जब किया था उसके लिए एक्सपेरिमेंट, तो ऐसा ही सेटअप कुछ रखा गया था। तो यहाँ पे क्या है, एक मेरा गैस ट्यूब या फिर वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, और ये क्या है, मेरा एक बैटरी लगा रखी है, मैंने डीसी सोर्स लगा रखा है, और ये मेरा क्या है, एमीमीटर, करंट नापने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आई और उसने क्या करा, कैथोड पे स्ट्राइक किया। अच्छा आप ये भी सोच रहे होगे यार मैंने ट्यूब के अंदर ही क्यों करा रहा हूँ, तो ट्यूब के अंदर मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि जब मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो किसी भी सराउंडिंग वाले पार्टिकल से, जैसे अब मैं यहाँ पे भी खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, तो मेरे बीच में एयर है, तो यहाँ पे कोई ना कोई पार्टिकल जरूर होगा। आप हाथ अगर अपना मूव करोगे तो मे भी आपको फील ना हो, लेकिन जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत बहुत छोटा होता है, तो उसके लिए तो एक बहुत ही नॉर्मल सा, अगर एक डस्ट पार्टिकल भी हो गया तो वो भी इसके लिए एक बहुत बड़ा पार्टिकल होगा उसके लिए, तो जिस उसका पाथ को क्या कर सकता है, डेविएट कर सकता है, और मुझे एग्जैक्ट रीडिंग्स जो एक्सपेरिमेंट से मुझे चाहिए वो नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने क्या करा, गैस ट्यूब यूज़ किया। तो लाइट क्या हुई, इंसिडेंट हुई। हाँ ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जो मेरी एनर्जी यहाँ से आ रही है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखा है ना। तो यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो वो किसके पास जाएगा, कैथोड से निकल के एनोड के पास, यहाँ से इधर। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, ये मैंने क्या दिखाया है यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा कोई भी सर्किट है कैसे कब कंप्लीट होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक पूरा अपना कंप्लीट राउंड कर लेता है, ठीक है। तो अगर मैं करंट की बात करूंगा, ये तो किसकी मूवमेंट दिखा रहे हैं, एरोस क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स दिखा रहे हैं। और मेरा करंट कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, आप सबको पता है। जब इलेक्ट्रॉन ने मेरा पूरा एक चक्कर लगा लिया तो क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। क्या एमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा, ऑब्वियसली एमीटर के अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होगा। तो ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली बेस्ड। अब देखते हैं इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज। एक चीज होती है मेरी थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये भाई थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ये आपका मेटल सरफेस है, यहाँ पे क्या है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के पास तो होते ही हैं भाई बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तभी वो क्या कराता है, कंडक्टिविटी कराता है, हीट हो और आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, है ना। अब यहाँ पे क्या आई, एनर्जी आई। अब मैंने आपको बताया था फोटॉन्स की एनर्जी होती है E=hμ। मैं बार बार एनर्जी बोल रहा था, अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। फोटॉन्स की एनर्जी होती है E=hμ, है ना जी। तो h क्या है, मेरा कांस्टेंट है। तो हर बार में जो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी, कोई भी लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, रेड लाइट की अलग फ्रीक्वेंसी होती है, येलो लाइट की अलग होती है, यूवी लाइट्स की अलग होती है, इंफ्रारेड की अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, आपको पता है ना। तो जब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होगी तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज भी होगी। तो यहाँ पे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होगी। अच्छा आपको एक चीज़ दिख रही है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, मेरी एनर्जी होगी, है ना।
तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे एक वर्क फंक्शन वाली टर्म होती है। वर्क फंक्शन मतलब कि उससे बिलो कोई भी मेरा, अगर उससे बिलो कोई एनर्जी आ रही है तो वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस, इट इज योर व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ होगा। और इसको हम जो जनरल टर्म्स में कैसे नोट करते हैं, म्यू नॉट। ये तो एनर्जी है, लेकिन अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करूँ इसको डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोई भी बुक, स्टैंडर्ड बुक उठा के देखोगे तो उसके अंदर आपको म्यू नॉट, ठीक है, तो इसकी आप आदत डाल लीजिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करते हैं, म्यू नॉट से। एक और होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था E=h म्यू को एक टर्म में लिख सकते हैं hc/λ करके। c भी मेरा फिक्स है, फोटोन की जो मेरी स्पीड है वो भी फिक्स है 3 × 10⁸ अप्रोक्सीमेटली, और h भी आपका फिक्स है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, जितना ज़्यादा मेरा लैम्डा होगा उतनी मेरी एनर्जी कम होगी, बिकॉज एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर एनर्जी ज़्यादा तो लैम्डा कम, लैम्डा ज़्यादा तो एनर्जी कम। तो यहाँ पे क्या होगा, द मैक्सिमम लैम्डा फॉर विच द एमिशन टेक्स प्लेस। तो आप वो डेफिनेशन लिख लोगे, आई थिंक सिंपल है। अब एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको इस एक्सपेरिमेंट को किया था, इवन एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था। उनका नाम था आइंस्टीन। कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है, आइंस्टीन न्यूटन, है ना। तो हमारे साइंटिस्ट थे आइंस्टीन। तो उन्होंने एक रिलेशन निकाला था, और उस रिलेशन के लिए उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज बहुत बड़ी बात है भाई, है ना। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया था, देखो चीज़ों को रटो मत, चीज़ों को क्या करना है समझना है। उन्होंने रिलेशन क्या दिया था, E = वर्क फंक्शन प्लस के ई। रटना नहीं है, समझना है। समझेंगे कैसे, अब देखो, आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पढ़ा है। जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में होगी। तो यहाँ पे भी वही सेम फंडा चलता है, क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मेरी इनिशियल एनर्जी मतलब कि कितनी एनर्जी लेके आया था मेरा इंसिडेंट रेडिएशन, कितनी लेके आया था, E=h म्यू। जो मेरी फोटोन एनर्जी लेके आया था E=h म्यू, वो किस चीज़ में डिवाइड हो रही है, एक तो वर्क फंक्शन के अंदर। जितना उसका वर्क फंक्शन है उतनी तो क्या करेगा, वो एनर्जी दे देगा, और बाकी की जो एनर्जी बचेगी उसका क्या करेगा, उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता हुआ ले जाएगा। जैसे सपोज करो ये मेरा मेटल है, अब यहाँ पे मैं अगर इसको जो इंसिडेंट एनर्जी है उसको मैं अगर वर्क फंक्शन के बराबर इसको प्रोवाइड करा देता हूँ, इसको रब कर देते हैं, ये तो आपने लिख लिया होगा E=5, ठीक है जी। तो अगर मैं ये दे देता हूँ तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल के यहाँ पे रुक जाएगा, चलेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि जो सारी एनर्जी थी वो किस में चली गई, वर्क फंक्शन में। अब काइनेटिक एनर्जी, इसको मतलब मूव होने के लिए इसके पास एनर्जी है ही नहीं भाई जी, तो क्या करेंगे। समझ में आई बात, समझ में आई ना, कि जो एनर्जी है वो किस चीज़ में, किन दो चीज़ों में डिवाइड हो रही है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका एक्सप्रेशन रटने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब एक फंडा और होता है काइनेटिक एनर्जी वाला, वो समझते हैं कि यहाँ पे मैं इस बैटरी का यूज़ क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, डीसी सोर्स का इसका यहाँ पे यूज़ ही क्यों कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक एनर्जी प्रोवाइड कराई और यहाँ पे क्या हुआ, मेरे इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो कई बार क्या होगा, अभी तो मैं सिग्नल के लिए पढ़ रहा था कि भाई फोटोन आया, उसने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। लेकिन कई बार इलेक्ट्रॉन मेरा होगा यहाँ पे पॉजिटिव है, इस वाली स्टेट में, कई बार इलेक्ट्रॉन मेरा जस्ट सरफेस पे होगा। तो जब मेरी एनर्जी उसको मिलेगी तो वो क्या होगा, कोलाइड करते हुआ जाएगा, आपस में कोलाइड करता हुआ जाएगा। जब भी कोई चीज़ कोलाइड करती है तो क्या होता है, थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस होता है। और जब एनर्जी का लॉस होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे जिनके पास एग्जैक्ट उतनी एनर्जी आ जाएगी जितनी इस रिलेशन के पास होगी। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, एक फोटोन आया जिसने एनर्जी दी 6 eV की, ठीक है जी, और उसका वर्क फंक्शन था 5 eV का,
5 eV, तो उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिली? 1 eV। सिंपल, आप समझ गए। तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन जितने निकलेंगे क्या सबके पास इतनी 1 eV होगी क्या? नहीं भाई, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके पास 1 eV होगी। अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी पता है जो काइनेटिक एनर्जी की रेंज होगी वो होगी 0 to 1 eV। उसका रीज़न मैंने अभी आपको बता दिया, वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कोलिजन्स भी होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे ना जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही स्लो जा रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही फास्ट जा रहे होंगे। तो इधर पे जो मेरा करंट है ना उसमें वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन वाला करंट नहीं चाहिए भाई हमको। आपको पता है अगर कभी भी हम स्टेबलाइजर वगैरह क्यों लगाते हैं? ताकि मेरा करंट में वेरिएशन ना है ना। मेरे अप्लाइंसेस ख़राब हो सकते हैं, इवन जो लाइट्स हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉब्लम आ सकती है, आपको पता है। तो इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ ताकि एक तो जो यहाँ पे 0 एनर्जी वाले हैं वो भी आगे की तरफ जाए, क्योंकि नहीं तो ये वेस्ट हो जाएंगे भाई, वेस्ट हो जाएंगे। और इवन ये जो बाद में मेरे निकलने वाले हैं उनके साथ कोलाइड करके भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इनको एक तो स्पेसिफिक डायरेक्शन देता है कि सब के सब ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन निकला मेरा और ऐसे 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 जा रहा है, मतलब जाता तो एकदम स्ट्रेट पाथ में तो वैसे भी नहीं जाता, लेकिन जितना हो सके मैं इनके पाथ को एकदम सीधा कर सकूं, है ना। इसलिए इस पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है ताकि मेरा हर कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पहुंच सके। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक लास्ट टर्म वो देख लेते हैं इसके अंदर, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर कहीं पे कई बार कई बुक्स के अंदर इसको लिखा जाएगा रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है भाई? इसके नाम से ही पता लग रहा है, स्टॉपिंग मतलब कुछ तो रोकेगा, ये इतना तो पता लग रहा है ना। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे मेरे फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो अगर मुझे इनको रोकना है तो मैं क्या करूँगा? ये जो पोटेंशियल था इनको अभी क्या कर रहा था? सपोर्ट कर रहा था इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम कैथोड से एनोड ले जाने के लिए। अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूँ, देखो इसकी एक बार पोलैरिटी चेंज करते हैं, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, इसका पोलैरिटी चेंज कर दी, तो अभी इलेक्ट्रॉन की कौन सी डायरेक्शन को सपोर्ट करेगा? देखो इलेक्ट्रॉन जा तो रहे हैं मेरे ऐसे, लेकिन बैटरी के हिसाब से बैटरी किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करेगा? तो बैटरी से मेरे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। तो कितना पोटेंशियल दूँ मैं इसको, कितना पोटेंशियल दूँ ताकि मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाए, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, मेरा 0 हो जाए। तो डेफिनेशन तो आप अपने हिसाब से लिख लोगे, इट इज़ द नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड जस्ट टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि मुझे कितना अप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरा रुक जाए। अगर मैंने आप एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन जो मैंने अभी आपको बताया था के ई मैक्स के बारे में, कि के ई मैक्स या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की आपको मैंने रेंज बताई थी, कितनी होती है? 0 से के ई मैक्स के बराबर होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन मेरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का होगा, अगर मैंने उसको रोक लिया तो बाकी ये तो सारे रुक ही जाएंगे ना भाई, समझ रहे हो ना आप बात। अगर फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अगर मैंने रोक लिया तो बाकी के भी तो रुक जाएंगे, ठीक है। तो सपोज करते हैं जो मेरा के ई मैक्स था वो समथिंग था कुछ p इलेक्ट्रॉन वोल्ट, p कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, तो p इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ना, Vs से डिनोट कर रहा हूँ मैं अभी इसको, वो कितना हो जाएगा? माइनस का PeB। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और अच्छी हो जाए। उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल दोनों के दोनों क्या है? एनर्जी की यूनिट है। अब इसको थोड़ा एक बार कन्वर्ट करना देख लेते हैं। तो देखो ये आपको कुछ देखा सा लग रहा है क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 पता होगा, कूलम, है ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, यही होता है। इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव हो जाता है, प्रोटॉन के केस में पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर मुझे 1 eV को जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करूं? जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जस्ट उसको पुट कर दो। कितनी थी भाई? 1.6 × 10⁻19। तो आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो जूल के कंपैरिजन में बहुत 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 छोटी यूनिट है, समझ रहे हो।
तो यहाँ से आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हो, और कन्वर्जन भी आपको रटना नहीं है, कोशिश करना है। फिजिक्स है यार समझने वाला सब्जेक्ट है, आर्ट्स नहीं है कि आप चीज़ों को रटते हुए जा रहे हो। अगर ली है साइंस तो अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, ताकि आपका प्यार फिजिक्स की तरफ, या आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, आप मैथ पढ़ोगे, उसकी तरफ बढ़े, ना कि घटे, है ना। तो सबसे पहले तो चीज़ों से डरना नहीं है, पहले एक बार चीज़ों को मानना पड़ता है, उसके बाद अपने आप चीज़ें समझने आने लगती है ना। तो 1 EV = 1.6 × 10⁻19 जूल बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे, क्योंकि चीज़ हमने समझ ली है, रटी नहीं है। अब करते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, रोकते भाई। क्वेश्चन आपके सामने रहा। आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को एक बार पॉज कर सकते हो और आप अपना टाइम ले सकते हो, 2 से 3 मिनट आप अपना ले सकते हो। एक बार मैं क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैलकुलेट द पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द टारगेट मटेरियल इज 1.2 EV and the wavelength of light is 4.36 into 10⁻⁻7 meter. What retarding potential is necessary to stop emission of the electron? इंग्लिश बहुत सिंपल है, आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो आप अपना टाइम ले सकते हो। आई थिंक आपने अपना टाइम ले लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब एक बार इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो अप्रोच क्या रहेगी हमारी, कि सबसे पहले हम जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो स्टॉपिंग मुझे क्या दे रखा है, वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल दे रखा है, तो फाई दे रखा है मुझे 1.24 EV एंड द वेवलेंथ दे रखी है मुझे 4.36 into 10⁻⁻7 मीटर। ओके, व्हाट रिटार्डिंग पोटेंशियल, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले तो मेरी आइंस्टीन की इक्वेशन लिख देता हूँ कि जो इनिशियल एनर्जी थी वो किस किस में डिवाइड हुई, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। तो इनिशियल एनर्जी कैसे निकालूंगा भाई, hc/λ से। काइनेटिक एनर्जी अभी पता नहीं, देखते हैं। और फाई कितना होगा मेरा, फाई होगा मेरा 1.24 EV। देखो जी, यहाँ पे लैम्डा आपका मीटर में है और आपका जो c है वो आएगा मीटर पर सेकंड के अंदर, और जो आपका h है वो है जूल सेकंड के अंदर। इसका मतलब ये एनर्जी किस में आएगी, आपकी जूल में। ये एनर्जी रखी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कोशिश करना, यहाँ पे गलती मत कर देना कि दोनों तरफ क्या रहे, सेम यूनिट रहे, है ना। सो 6.626 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁸ पॉन लैम्डा आपका कितना दे रखा है, 4.36 into 10⁻⁻7 और काइनेटिक एनर्जी प्लस ये कितना आएगा आपका। अच्छा, EV में ही कर लेते हैं, बेस्ट ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ही कर लेते हैं। तो 1.24 EV। अच्छा जी, ये जूल में, जूल को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं, आपको रिलेशन बताया था ना, 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, पहले वो वाला लिख लेते हैं। वो होता है 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल कितना होगा, 1 जूल होगा 1/1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर लेते हैं भाई, 1.6 into 10⁻⁻19। तो आपका किस में हो गया, अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो आप इस सारी कैलकुलेशन को एक बार कर लोगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू आ जाएगी, है ना। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप एक बार देख लेना कितना आ रहा है, सिंपल कैलकुलेशन है, हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगी, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जो आपकी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, वही आपका क्या होगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा। आपको बताया था मैंने इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। A metallic surface ejects electron when exposed to green light of intensity I. It is possible to eject electron from same surface by। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, सिंगल करेक्ट भी हो सकता है, वो आपको देखना है। तो आप इस क्वेश्चन के लिए 2 से 3 मिनट ले सकते हो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो आई थिंक आपने अपना टाइम ले लिया होगा। अब एक बार इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है कि ग्रीन लाइट से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है।
तो मैं लिख देता हूँ HEG। अभी पूछ रहा है क्या येलो लाइट ऑफ सम इंटेंसिटी विच इज मोर देन आई, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, वायलेट लाइट। सबसे पहले तो मुझे इनका एनर्जी का रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा क्या, गा रे यूवी इन माई रेडियो, यूवी इन माई रेडियो, ये क्या है भाई, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, आपका इंफ्रारेड, आपका माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। कैसे बोला मैंने, गा रे यू वी इन माई रेडियो, तो आपको एक और चीज़ याद हो गई है ना। अब सबसे पहले रिलेशन देखते हैं, जो आपका वॉयलेट है, ये विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड यहाँ पे इंफ्रारेड, तो आपका जो विबियोर वाला पैटर्न होगा वो कैसे होगा, वी इधर पे होगा वी और इधर पे होगा आर, मतलब कि VIBGYOR। अच्छा आपको इतना तो पता ही होगा, जो एक्सरेज होती है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, मतलब कि इस ऑर्डर के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, हाँ या ना। इट मीन्स क्या हो रहा होगा, उसकी एनर्जी भी इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि वॉयलेट की एनर्जी ज़्यादा होगी अगर मैं कंपेयर करूँ रेड से। तो सेम चीज़ यहाँ पे आप बैठा के देखते हैं, तो इन्होंने कौन सी लाइट दे रखी मुझे, येलो, ग्रीन, रेड, वॉयलेट। तो पहले एक बार चारों को लिख लेता हूँ इसी ऑर्डर में। येलो बोला है तो येलो, और आपका कौन सा है वॉयलेट, और आपका कौन सा है रेड, और आपकी एक लाइट और है येलो, ग्रीन, रेड, वॉयलेट, हाँ ग्रीन लाइट। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, वॉयलेट की, उससे ज़्यादा किसकी होगी, ग्रीन की, उससे ज़्यादा किसकी होगी, येलो की, उससे ज़्यादा किसकी होगी, रेड की। तो एनर्जी का भी यही सेम रिलेशन आ जाएगा, एनर्जी ऑफ वॉयलेट विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ ग्रीन, एनर्जी ऑफ ग्रीन विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ येलो, एनर्जी ऑफ येलो विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रेड। बहुत ईजी चीज़ है। अगर ये आपको ट्रेंड नहीं पता तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब आपको ट्रेंड पता लग गया तो आप ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, येलो लाइट ऑफ सम इंटेंसिटी। पहली बात तो हमने अभी पढ़ लिया कि इंटेंसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करता है ना। अगर मैंने एक बार सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करा दी तो इंटेंसिटी, अगर मेरा एक सिंगल फोटोन भी आ रहा है तो वो भी एमिशन करा देगा। और अगर मेरी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो मैं 1 करोड़ 10 लाख 10 करोड़ कितनी भी लाइट्स भेज दूँ, कोई फायदा नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, है ना। इसलिए क्या कहते हैं, क्वालिटी मैटर्स, है ना। अगर मेरा ग्रीन से हो रहा है तो मेरा येलो से नहीं होगा, रेड से नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि भाई येलो लाइट ऑफ सम इंटेंसिटी मोर देन आई। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या ही फायदा, क्योंकि एनर्जी तो कम है येलो की ग्रीन से, है ना जी। ग्रीन लाइट ऑफ एनी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का तो अभी हमने देख लिया, तो यहाँ पे एमिशन हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। रेड लाइट बोल रहे हैं यार एनर्जी कम है भाई, इसकी तो सबसे कम है यूवी के अंदर, मतलब विजिबल रेंज के अंदर, तो भाई आपका ये भी गलत। वॉयलेट लाइट ऑफ एनी इंटेंसिटी, भाई एनर्जी ज़्यादा है, इंटेंसिटी का फिर से कोई फ़र्क नहीं, तो आपका बी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक आपने भी यही किया होगा, और नहीं किया होगा तो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। मैं आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर 5 क्वेश्चंस, और ध्यान रखना अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो आप उनमें अच्छे से अपना टाइम इन्वेस्ट करना। और मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आपने उन क्वेश्चंस में अच्छे से टाइम स्पेंड किया, हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे ना सॉल्व हो, तो उससे घबराना नहीं है, और अगर हो जाए तो वेल एंड गुड। और हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसके अंदर उसके सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, जो भी मैंने चीज़ पढ़ाई है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।